प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 11वीं फिजिक्स एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अध्याय 3 सरल रेखा में गति, इस पूरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरा का पूरा हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष की जो परीक्षा तिमाही परीक्षा होनी है, इसके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तिमाही परीक्षा में ये अध्याय तो आना ही है, साथ ही साथ छमाही और वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में सभी जो प्रश्न बैंक इस वर्ष की जारी हुई है, नई प्रश्न बैंक, उसी के सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा और नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या लिखी हुई है। देखिए, निर्देश तंत्र वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। आप जानते हैं ना कि गति सापेक्षिक अवधारणा है। किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना है तो हमें सबसे पहले कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, उसके सापेक्ष स्थिति देखेंगे। तो जो आप पॉइंट मानेंगे वहाँ पर आप 3 अक्षों की कल्पना कर लीजिए, एक्स, वाई और जेड अक्ष की, और पॉइंट हो गया मूल बिंदु। तो ये पूरा सिस्टम जो बन गया, इसी को अपन निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि निकाय स्थिर अवस्था में होता है, या कि अगर गति कर रहा है तो एक समान गति करेगा। और जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में इसमें क्या होता है, ये त्वरित निकाय पूरा त्वरित गति करता है। ठीक है ना, इसमें एक समान गति नहीं होती। एक प्रकार से आपको जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर भी क्लियर होता जाएगा, ये भी आ जाता है परीक्षा में, है ना। तो आगे बताएं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन होता है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में नियम का पालन नहीं होता। ठीक है ना। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक छद्म और आभासी बल का अनुभव होता है, जबकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। हमने ये पॉइंट बताए 5 तक, तो यहाँ से आपका ये प्रश्न कवर हो जाता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर लिखिए, क्लियर हो जाएगा। अब जाने लेते हैं कि विराम अवस्था और गत्य अवस्था क्या है। ठीक है ना। तो विराम अवस्था क्या है, जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे। यानी आप किसी भी टाइम पर देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, अलग अलग टाइम पर रीडिंग लें, फिर भी वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है तो विराम अवस्था में कहलाएगी। और गति अवस्था क्या कहलाएगी, जब कोई वस्तु नियत बिंदु या तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो गति अवस्था में वो कहलाती है। वैसे हम बता दें कि विराम अवस्था या गति अवस्था या किसी वस्तु की गति हमेशा एक सापेक्षिक अवधारणा होती है। जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं कि आप यदि ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपका यात्री भी ट्रेन में बैठा हुआ है, दोनों आजू बाजू की सीट में बैठे हुए हैं, तो आपके सापेक्ष वह यात्री जो साथ में आपके साथ में सीट में बैठा हुआ है वह स्थिर अवस्था में कहलाएगा ना, है ना। लेकिन वो आप और वह यात्री जो आपके साथ में बैठा हुआ है, चारों ओर ट्रेन को छोड़ करके बाकी जो बाहर का जो पर्यावरण है उसके सापेक्ष कैसी अवस्था में होंगे, गति अवस्था में होंगे ना। तो इसलिए गति कौन सी अवधारणा होती है, गति सापेक्षिक अवधारणा होती है। ठीक है ना। फिर 9वां पॉइंट जानते हैं कि जब तक वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं होता तब तक वस्तु की गति सरल रेखीय या एकविमीय होगी। यानी एक ही दिशा में वस्तु अगर गति कर रही है तो वह एकविमीय है। ठीक है कि नहीं। और आगे देखेंगे बिंदु वस्तु किसे कहते हैं। हमने बहुत सारी बातों को शॉर्ट करके यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, जिससे इस अध्याय का थोड़ी थोड़ी आपको रिवीजन होता जाए। बिंदु वस्तु किसे कहेंगे कि जब किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक है, तब उस वस्तु को बिंदु वस्तु कह सकते हैं। थोड़ी मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करूं। देखिए, यदि आप कार में बैठे हुए हैं, आप कार चला रहे हैं, तो यदि आपकी कार केवल 4 मीटर चली है और आपने रोक दिया, तो उतनी सी दूरी के सापेक्ष कार को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। लेकिन यदि आप एक सरल रेखा में गति करते हुए यदि आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी यात्रा कर लिए या उससे लंबी यात्रा कर लिए, तो उस स्थिति में उसके कार के द्वारा तय किया गया पथ मार्ग बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो उसकी तुलना में वस्तु को बिंदु वस्तु कह सकते हैं। हम दूर की बात क्या करें, अपन पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी को भी बिंदु वस्तु माना जा सकता है। किसके सापेक्ष,
जो पृथ्वी गति करती है ना, कौन सी गति करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है ना, कक्षीय गति करती है। तो उस कक्षीय गति में जब ब्रह्मांड में कक्षीय गति करती है सूर्य के चारों ओर, तो उस पृथ्वी द्वारा इतना बड़ा जो मार्ग तय कर लिया जाता है उसकी तुलना में पृथ्वी को भी बिंदु वस्तु कहा जा सकता है। आप समझ गए कि बिंदु वस्तु कैसे क्या कब कहेंगे? जब उसके द्वारा तय की गई मार्ग बहुत लंबा हो, है ना। अब देखते हैं दूरी या पथ की लंबाई क्या होती है। यह हमेशा अदिश मानी जाती है। दूरी हो या मार्ग की लंबाई, इसको अदिश मानेंगे, है ना। जबकि विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर भी आता है, ध्यान रखिएगा। विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होती है। विस्थापन किस पर निर्भर करता है? विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है ना। और विस्थापन और दूरी में अंतर ये भी कि आप जान सकते हैं कि अगर वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो एक पूर्ण चक्कर लगाएगी तो जहाँ चली थी वहीं आ गई, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति वही रही, तो विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। तय की गई दूरी कितनी होगी? आपने गणित पढ़ी ना, एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी वृत्तीय मार्ग में क्या होती है? उसकी परिधि 2πr, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करते रहिएगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बातें। तो जिस प्रकार यहाँ पर लिखी हुई एक समान गति, परिवर्ती गति, तात्क्षणिक गति, है ना, वेग और चाल, तो वेग और चाल में अंतर भी लिखने के लिए आता है। अपन देखेंगे ना, अभी पूरे प्रश्न एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्नों को अपन हल करेंगे, है ना। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मंदन, जब वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हो, है ना, यानी समय के सापेक्ष वेग में कमी हो तो मंदन कहलाएगा। यानी कि जैसे गाड़ी चल रही है, कोई ने आपको आवाज़ दे दी है रुको, तो आप रोकने लगे, ब्रेक लगाए तो गाड़ी धीरे धीरे करके रुक गई, तो वहाँ पर मंदन कहलाता है। लेकिन स्टार्ट करके जैसे ही आपने गाड़ी की एक्सीलेटर दिया तो गाड़ी की स्पीड में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, तो वहाँ पर आपके त्वरण धनात्मक त्वरण यानी त्वरण कहलाया, ठीक है ना। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने और भी कुछ बातें बताई गई हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं? सबसे पहले सही विकल्प, है ना, सही विकल्प। तो पहला प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों? लिखा है स्थिति समय ग्राफ का ढाल। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? ढाल को अपन प्रवणता भी कहते हैं। क्या प्रदर्शित करता है स्थिति समय ग्राफ का ढाल? स्थिति समय ग्राफ का ढाल हमेशा वेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, वेग को प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर हुआ ए। अब दूसरा देखते हैं, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए क्या शून्य होगा? भाई गुरुत्व के अधीन, जैसे आप छत में चढ़े हैं और हाथ में कोई वस्तु लिए और उसको छत से धीरे से छोड़ दिए, तो जब आप वस्तु को पकड़े थे, ईंट हाथ में थी आपके, तो उस समय उसका वेग कितना था? उसका प्रारंभिक वेग कितना था? शून्य था, है ना। तो आपको उत्तर मिल गया कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए क्या शून्य होगा? उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। तीसरा जानते हैं कि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के अगर समांतर हों तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि भाई वस्तु स्थिर है, वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति नहीं बदल रही है, इसलिए तो एक्स अक्ष के समांतर आया ना ग्राफ, इस प्रकार से, है ना। आप देख सकते हैं ऐसा ग्राफ आएगा, तो इसका मतलब इसमें तीसरे का उत्तर आ जाएगा कि वस्तु स्थिर है, ठीक है ना। चौथा, अब देखते हैं चौथा में क्या लिखा हुआ है कि वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष के साथ घेरा क्षेत्रफल। आप इस प्रकार से चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बना हुआ, ये आपका ये हो गया कौन सा अक्ष? समय अक्ष हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया वेग समय ग्राफ। तो ये जो क्षेत्रफल कहलाया, ये क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा? ये क्षेत्रफल दूरी को दर्शाता है, ठीक है कि नहीं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा, कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के लंबवत कभी हो सकता है? यानी वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी इसका उत्तर होगा कि यह कभी नहीं होगा, यानी कौन सा? डी नंबर का इसका आंसर होगा। अच्छा, क्यों कभी नहीं होगा? क्योंकि वेग अनंत हो जाएगा ऐसी स्थिति में, यानी किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का वेग अनंत हो जाएगा, और किसी भी वस्तु का वेग अनंत नहीं होता, कुछ ना कुछ तो वेग होता ही है ना। तो ये इसमें उत्तर आएगा डी। समझ में आ रही होगी बात। अब देखते छठवां पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। कोई अगर पिंड गति कर रहा है तो क्या शून्य हो सकता है? सोचिए जरा आप, वेग शून्य होगा कभी क्या? भाई गति कर रही तो वेग कैसे शून्य होगा? वेग शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि वस्तु तो गति कर रही है। और फिर क्या त्वरण शून्य हो सकता है?
आप जानते हैं कि त्वरण क्या है? त्वरण वेग परिवर्तन की दर। तो अगर भाई वेग ही नहीं बदल रहा है तो त्वरण शून्य मानेंगे ना, तो क्या शून्य हो सकता है? त्वरण, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसका त्वरण शून्य होगा। इसका उत्तर आएगा सी। आई बात समझ में? वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है यानी त्वरण शून्य है। ठीक है, अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में देखिए पहला दिया है, यहाँ पर पहले में आएगा वेग और चाल की मात्रक खाली स्थान होते हैं। तो भाई दोनों की मात्रक समान होते हैं, तो यहाँ पर आप समान लिखेंगे, एक समान होते हैं लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जानते भी हैं वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा ना, तो खाली स्थान में आएगा कि एक समान होते हैं। फिर दूसरा है कि वेग प्रवणता का एसआई मात्रक है। वेग प्रवणता का एसआई मात्रक, वेग प्रवणता का आशय तो जानिए। वेग प्रवणता यानी दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन यानी dv/dx, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका मात्रक निकालेंगे तो कैसा निकलेगा? इसका मात्रक निकलेगा, अपन वेग का मात्रक ऊपर लिख दी मीटर प्रति सेकेंड और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका मात्रक आ जाएगा फाइनली क्या आ जाएगा? 1/सेकेंड यानी प्रति सेकेंड। तो खाली स्थान में आएगा विद्यार्थी प्रति सेकेंड आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे खाली स्थान में लिखा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी, क्षैतिज में चली गई दूरी कितनी होगी? जब वस्तु को आपने ऊपर फेंका है, बिल्कुल लंबवत ऊपर फेंके हो, तो हॉरिजॉन्टल तो एक भी नहीं जाएगी ना, तो दूरी कितनी होगी? क्षैतिज दूरी कितनी होगी? शून्य होगी, ठीक है कि नहीं। फिर चौथा पॉइंट में क्या आएगा? चौथा खाली स्थान में लिखा तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात कितना होता है सदैव से? तो यहाँ पर आएगा सदैव 1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी क्षण विशेष पर उसका वेग जो है वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों का अनुपात 1 होगा। पांचवा देखते हैं कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकेंड बाद पुनः आपके हाथों में आ जाती है। यानी वस्तु को बिल्कुल ऊपर फेंके और वहाँ से टाइमिंग ली और फिर आपके हाथ में आई तो 8 सेकेंड लग गए। तो प्रश्न आपके सामने ये है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा? तो भाई अधिकतम ऊंचाई तक जाने फिर आने में लगा समय 8 सेकेंड था, तो इसमें आपसे पूछा कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, तो जस्ट उसका आधा होगा ना, क्योंकि वहाँ तक की दूरी तय की गई दूरी आधी होगी, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 4 सेकेंड आएगा, ठीक है ना। छठवा देखते हैं क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके खाली स्थान हो गए। अब इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए एक शब्द में उत्तर, ठीक है ना। तो पहला में लिखा हुआ है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो भाई नियत वेग से अभी हमने चर्चा की थी ना कि वस्तु नियत वेग से अगर गति कर रही तो उसका त्वरण शून्य होगा, तो इसमें आएगा त्वरण शून्य होगा। पहले का उत्तर आएगा त्वरण शून्य होगा। दूसरा में लिखा है त्वरण ऋणात्मक होने पर स्थिति समय ग्राफ कैसा होगा? तो यहाँ पर आप देखिए चित्र हमने इस प्रकार से बना दिया है, इस प्रकार से होगा, यानी स्थिति समय ग्राफ आप कह सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ अधिक कोण बनाते हुए एक सरल रेखा में होगा। अब यहाँ देखिए तीसरा कि वृत्तीय गति ना, वृत्तीय गति में एक पूर्ण चक्कर होने पर विस्थापन कितना होगा? अभी आपने समझा कि अगर एक पूर्ण राउंड लगा लेगा तो वह जहाँ से चली थी वस्तु वहीं आ गई, यानी प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु संपाती हैं, एक ही पॉइंट पर हैं, तो इसलिए विस्थापन शून्य होगा। तो तीसरे का उत्तर आ जाएगा कि विस्थापन शून्य होगा। चौथा लिखा हुआ है VT यानी वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? तो विस्थापन या दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है। वो क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है? विस्थापन या दूरी को व्यक्त करता है। अब यहाँ देखते हैं पांचवा में लिखा है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु मानी जाएगी? बिंदु वस्तु मानी जाएगी, क्योंकि पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी जब दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर घूमती तो बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है वो, है ना। तो और पृथ्वी का शेप उसकी तुलना में काफ़ी कम है, तो इसलिए पृथ्वी को बिंदु वस्तु कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो उत्तर आएगा इसमें पांचवा बिंदु वस्तु। छठवा लिखा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री के सापेक्ष दूसरे सहयात्री की गति कितनी होगी? भाई दोनों सहयात्री है ना, मतलब एक बैठा है एक उसी के साथ में बैठा है, दोनों ट्रेन में बैठे हैं,
तो एक यात्री के सापेक्ष दूसरी यात्री की गति कितनी होगी? बिल्कुल आप समझ गए, जहाँ का तहाँ बैठा नजर आएगा ना आपको, तो उसकी गति क्या होगी? शून्य होगी, है ना। समझ गए, ट्रेन भले गतिशील है लेकिन आपका साथी तो आपकी बाजू वाली सीट में ही बैठा नजर आएगा ना भाई। तो अब सातवां क्या है? सातवां में लिखा हुआ है दूरी अशून्य होने पर, यानी दूरी शून्य नहीं है, दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होता है? आपने अभी इसी प्रश्नों के अंतर्गत देख लिया है, इन्हीं प्रश्नों में, कि वृत्तीय गति में ऐसा होता है ना, कि वृत्तीय गति में अगर कोई वस्तु पूरा एक चक्कर लगा ली तो उसकी द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं है, कितनी होगी? उसकी परिधि यानी 2πr होगी। लेकिन चूंकि वो जहाँ से चली थी वहीं आ गई, तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु वही है, तो विस्थापन सदिश राशि विस्थापन शून्य होगा, ठीक है ना। तो इस सातवें का कुल मिलाकर के उत्तर होगा कि वृत्तीय गति में, ठीक है ना, वृत्तीय गति में ऐसी स्थिति बनेगी कि दूरी अशून्य है और विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी आपको यहाँ कम से कम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में ऐसे छोटे छोटे उत्तर आपको लिखना होगा, है ना। तो पहला आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना होगा और त्वरण कितना होगा, ठीक है ना। तो भाई अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो सबसे पहले ऊपर जाती जाएगी, फिर एक स्थिति बाद एक क्षण से थोड़ी सी हल्की सी स्थिर होगी और फिर नीचे गिरना शुरू होगी। तो क्षण विशेष में जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होगी तो उसका अंतिम वेग कितना होगा? उसका अंतिम वेग वहाँ पर शून्य हो जाएगा, है ना। तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना हो जाएगा? शून्य। और त्वरण कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का वही लगेगा। तो त्वरण कितना होगा? -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर आएगा कि वेग शून्य होगा और त्वरण -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, एक समान परिवर्ती त्वरण तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। बड़ी छोटी सरल सी परिभाषा है, हम बोले दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक समान त्वरण, यदि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन भी समान हो, यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन भी समान हो, चाहे समय अंतराल कितना ही अल्प क्यों ना हो, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि त्वरण नहीं बदल रहा है। फिर परिवर्ती त्वरण, इसी की अपोजिट थोड़ी सा लिख दीजिएगा परिवर्ती त्वरण में, कि यदि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान ना हो तो वस्तु के त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं। यह आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये अगला देखते हैं, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? आपेक्षिक वेग, तो परिभाषा इसकी सरल शब्दों में बताएंगे कि आप नोट कर लीजिएगा कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु जिस वेग से चल रही है, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु जिस वेग से चल रही है, वह पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग होगा, ठीक है ना। आपेक्षिक वेग होगा। देखिए उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे आप भी बाइक से जा रहे हैं, आपका दोस्त भी बाइक से जा रहा है, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चला रहे हैं और आपका दोस्त आपसे जो आगे चल रहा है वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से आगे चल रहा है, तो आपके सापेक्ष उस दूसरे जो आपका साथी है उसका आपेक्षिक वेग कितना होगा? तो क्या होगा? वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, आप 60 की रफ्तार से चल रहे हैं, तो आपकी तुलना में उसका अपेक्षिक वेग घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 80 - 60 यानी 20 किलोमीटर। आप समझ गए होंगे कि आपेक्षिक वेग क्या हुआ, है ना। तो आपेक्षिक वेग की बातें हो गई। इसको आप सूत्र के रूप में भी देख सकते हैं कि ए वस्तु के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग बराबर v बराबर vb - va, ठीक है ना। ये इस प्रकार से सूत्र बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए चौथा प्रश्न पूछा गया कि एक समान त्वरित गति में x टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ बनाइए। तो यहाँ आपको ग्राफ भर बनाना है ना। हम यहाँ पर आपको ये तीनों ग्राफ बना करके बता दे रहे हैं। इस प्रकार से बनेगा। पहला वाला ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर ये स्थिति समय ग्राफ है ना। एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ ये हुआ और वेग समय ग्राफ ये दूसरे नंबर का है
और यहाँ पर ये एक समान गति के लिए समय त्वरण ग्राफ ये हुआ, है ना। अभी डिटेल में अगर जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अपन आगे के जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। लिखा हुआ कि ग्लोब पर रेंगते हुए सांप और चींटी की गति के अमाप के आधार पर क्या अंतर होगा। अमाप यानी साइज के आधार पर। तो देखिए चींटी की साइज क्या होती, बहुत कम होती है और उसके द्वारा ग्लोब में चली गई दूरी काफ़ी अधिक होगी। तो उस दूरी की तुलना में चींटी का माप बहुत कम हुआ तो चींटी को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्लोब पर चींटी की गति में उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में चींटी की अमाप बहुत कम होती है, चींटी की साइज बहुत कम होती है। इसके कारण चींटी को बिंदु वस्तु माना जा सकता है, जबकि सांप का आकार चली गई दूरी की तुलना में, ग्लोब में चली गई दूरी की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता, इसलिए वह बिंदु वस्तु नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि r त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग में गतिशील पिंड के लिए एक पूर्ण चक्कर में होने वाली दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर एक पूर्ण चक्कर में वृत्तीय मार्ग में तय करेगा तो दूरी उसकी परिधि यानी दूरी बराबर हो जाएगी 2πr और विस्थापन हो जाएगा 0। ठीक है ना, विस्थापन 0 होगा। अब 8वां देखते हैं। एक समान वेग से गतिशील कण की स्थिति समय ग्राफ का ढाल ज्ञात कीजिए। यहाँ विद्यार्थी ढाल ज्ञात करने के लिए कहा गया है स्थिति समय ग्राफ में। और कौन सी स्थिति, एक समान वेग की स्थिति में स्थिति समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ होगा आपको अभी हमने बताया था ना एक प्रश्न में। यहाँ पर ये चौथे प्रश्न में जो चित्र बनवाया था ना, वही चित्र आपको फिर से यहाँ पर बनाना है और इसका आपको क्या निकालना है, ढाल। तो ढाल यानी प्रवणता, प्रवणता यानी tan थीटा निकालना है। तो इस चित्र में देखिए tan थीटा का मान त्रिभुज आपको देख लेना है। कौन से त्रिभुज में देख लेना है, यहाँ पर DEC में, DEC में देखना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो DE लंब कहलाया, तो लंब बटे आधार, आधार क्या कहलाएगा, CE। तो DE बटे CE। अब आपको DE का मान निकालना है। देखिए DE का मान निकालना है तो D पॉइंट देखिए स्थिति वाले मतलब निर्देशांक में अक्ष में कहाँ गया है, D वाला पॉइंट x2 पर गया है, E वाला पॉइंट कहाँ पर गया है, x1 पर गया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D का मान कितना हो गया, x2 माइनस x1। ठीक है ना। अब यहाँ पर CE का मान निकालें तो E पॉइंट कहाँ गया, देखिए समय वाले वक्र, समय वाले अक्ष में। तो समय अक्ष में ये T2 पर गया है E पॉइंट और C पॉइंट गया है T1 पर। तो C का मान हो जाएगा T2 माइनस T1, है ना। तो ये क्या हो गया, ये काय को दर्शाएगा, देखिए ऊपर स्थिति में परिवर्तन, नीचे समय में परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1 बराबर क्या हो गया, वेग। तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा, वेग, है ना। वेग, ढाल काय को दर्शाता है, वेग को दर्शाते हैं, यानी उत्तर आ जाएगा v tan थीटा। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बना करके इसको करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न में क्या पूछा है। 9वें प्रश्न में पूछा कोई कण एक समान त्वरित गति करता है तो VT ग्राफ बनाइए। VT ग्राफ बनाइए, लेकिन कंडीशन, पहला जब त्वरण धनात्मक हो और जब दूसरा त्वरण ऋणात्मक हो। तो भाई यहाँ पर दो ग्राफ हम बना रहे हैं। पहली स्थिति में जब त्वरण धनात्मक होगा तो ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाएगा और जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो सेकेंड वाला है, यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो समय अक्ष से अधिक कोण बनाएगा। ठीक है ना, जब त्वरण ऋणात्मक हो। तो ये आपके कौन से प्रश्न हो गए विद्यार्थियों, ये हो गए आपके लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसके बाद है यहाँ पर देखिए, यहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कलन विधि यानी समाकलन की विधि जो है उसका उपयोग करके समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी गति के जो 3 समीकरण होते हैं उनको कलन विधि से ज्ञात करने के लिए, समाकलन के द्वारा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि एक समान त्वरित गति में xt ग्राफ खींचिए, स्थिति समय ग्राफ खींचिए और क्या ज्ञात करना है, गति के तीनों समीकरण ज्ञात करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक में भी, अभी भी, और मतलब हर परीक्षा में आते हैं विद्यार्थी गति के समीकरण करने का मन करना। ठीक है ना। और 12वें क्वेश्चन में लिखा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके हुए पिंड के लिए गति के तीनों समीकरण हैं उनको लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। यदि हम इन तीनों प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे तो और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको समझने में फिर मन न लगेगा, है ना। तो इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से हम
अगले वीडियो में हल करके समझाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए गति के समीकरणों को निकालना। इसमें तो 2 विधि बताई गई, हम तो आपको तीनों विधि से निकालना बताएंगे, ठीक है ना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय के जो भी हैं और इम्पोर्टेंट, हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। बहुत जल्दी अगला वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन बस एक ही निवेदन है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो बनता है ना प्यारे विद्यार्थी की सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी का भला हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।